डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस बिटवीन आयोनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड। इन दोनों कंपाउंड में क्या अंतर है। आयोनिक कंपाउंड आर यूजुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। आयोनिक compounds are usually crystalline solids, यानी आयनिक कंपाउंड्स साधारण तौर पर क्या होता है, सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जनरली तौर पर, बट इट इज usually liquid and gases, liquid and gases। ये जनरली लिक्विड्स फॉर्म में होता है या गैसेस फॉर्म में होता है। देयर आर सम एक्सेप्शन, कुछ इसके अपवाद होते हैं, few are exception। तो दूसरी पॉइंट्स है, आयनिक कंपाउंड्स हैज it has high melting and boiling point। इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। किसके? आयनिक कंपाउंड। क्योंकि आयनिक कंपाउंड जो होता है, जैसे आपका सोडियम क्लोराइड बनता है, तो इसमें क्या होता है कि आयनिक कंपाउंड्स आयनिक बॉन्ड्स से बनता है। आयनिक बॉन्ड बनता है बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसा कि आपको पता है कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये इसको ट्रांसफर करता है। जब ये इसको एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है तो ये Na+ और ये Cl- बनता है। अब ये डिफरेंट चार्ज है, डिफरेंट चार्ज के वजह से इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स एक तरह से लग रहा है, बहुत ही स्ट्रांग होता है, जो कि इसको टाइटली बाइंड करता है, जिसके कारण ये यूजुअली सॉलिड भी होता है, और जिसके कारण इसको तोड़ना यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्ट जब ही करेगा जब ये टूटेगा, तो इसीलिए इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। लेकिन उसी तरह से यदि देखा जाए तो कोवलेंट कंपाउंड, सपोज मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जैसे कि ये भी आयोनिक कंपाउंड बना लेगा, क्योंकि एक मैटर है और एक नॉन मैटर है। जैसे आपका है CH4, तो ये दोनों मैटर नॉन मैटर्स है, एक दोनों नॉन मैटर की कैरेक्टर है। तो आप ये देखते हैं कि इसकी वैलेंसी 4 है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके
तो ये हाइड्रोजन एक एटम यहाँ आता है और ये 12 से बनाता है। उसी तरह से हाइड्रोजन एक एटम आता है, ये भी 12 से बनाता है। इसमें हाइड्रोजन एक एटम आता है, ये भी 12 से बनाता है। और ये हाइड्रोजन एक एटम आता है, ये भी 12 से बनाता है। और इस तरह से ये ऑक्टेट होता है। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, ये शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड एक्चुअली वीक बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स इज a strong bond. Therefore, melting point and boiling point of ionic compound is much more than the melting point and boiling point of covalent compound. तो इसमें आप लिख सकते हैं कि it has सिमिलर में यदि लिखते हैं तो it has low melting point and boiling point. इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, therefore ये वोलेटाइल भी होता है। It has low melting point and boiling point, usually volatile. ये वोलेटाइल होता है। तो आपने क्या देखा, वोलेटाइल होता है और ये यूजुअली नॉन वोलेटाइल होता है, नॉन वोलेटाइल। ठीक है, तो इट हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यूजुअली नॉन वोलेटाइल। तो ये आपका नॉन वोलेटाइल होता है और वह वोलेटाइल होता है। ठीक है, अब आप इस पर यह देख सकते हैं कि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वह थोड़ा सा वीक है। चलिए अब आगे भी देखते हैं। इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट और डिसॉल्व इन वाटर। आप कह सकते हैं इट conducts electricity when dissolved in water or in molten state. It does not conduct electricity. It does not conduct electricity even in molten state. अब देखिए एक डिफरेंस ये आ गया, आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, और कोवैलेंट कंपाउंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? रीजन इज दिस, जब आपका सॉलिड स्टेट में ये भी कंडक्ट नहीं करेगा, इट विल आल्सो नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। इसका रीजन ये है कि सपोज NaCl सॉलिड स्टेट में है तो ये न्यूट्रल है, देयर इज नो फ्री आयंस, इसमें नो फ्री आयंस, देयरफॉर इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जब आप इसे मोल्टेन स्टेट में डाल देंगे
यानी एक जार में आप इसको ले लीजिए और वाटर के साथ इसको डिसॉल्व कर दीजिए, यानी सॉल्ट सॉल्यूशन। इसमें आप 2 इलेक्ट्रोड डाल दीजिए। एक यहां स्विच दे दीजिए और इसको एक बल्ब से कनेक्ट कर दीजिए। आप ये देखेंगे और एक सोर्स ऑफ बैटरी दे दीजिए। बैटरी, यू विल ऑब्जर्व दैट इसमें जब आप सपोज शुगर सॉल्यूशन दे रहे हैं, चलो अभी साल्ट सॉल्यूशन दे, इसी तरह का आप एक ले लीजिए, इसमें भी डाल दीजिए शुगर सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोड दीजिए, बैटरी, स्विच, बल्ब। अब इसमें शुगर सॉल्यूशन है और इस केस में आपका साल्ट सॉल्यूशन है। अब क्या होता है, डिसॉल्व होते ही इसमें दो आयंस जो है आपस में मिलकर NaCl बनाया था, तो ये आपका फ्री हो जाता है डिसॉल्व होने का, प्लस आयन Cl माइनस आयन, Na प्लस आयन Cl माइनस आयन, Na प्लस आयन Cl माइनस आयन, और बहुत सारा आयंस इसमें होता है। यह इलेक्ट्रॉन का काम कर लेता है, नेगेटिव आयंस। तो यहाँ पर आयंस होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्या है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनने लगता है और सर्किट यहाँ से कंप्लीट हो जाता है, जिसके कारण बल्ब ग्लो करता है। तो डिसॉल्व होने के बाद या मोल्टेन होने के बाद ये आयनाइज्ड हो जाता है, लेकिन यदि सॉलिड रहता है तो उस केस में NaCl न्यूट्रल होता है। तो ये आयनाइज डिसॉल्व होने पे या मोल्टेन होने पे ये फ्री आयंस एग्जिस्ट करता है, बट इन द केस ऑफ कोवलेंट कंपाउंड देयर इज नो फ्री आयंस, इसमें कोई भी फ्री आयंस नहीं होता है। अब इसमें फ्री आयंस नहीं है, therefore क्योंकि शुगर या ग्लूकोज आपका बनता है, कोई भी कोवलेंट कंपाउंड बनता है तो वह आयन से नहीं बनता है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों न्यूट्रल एटम होते हैं। जैसे इसमें न्यूट्रल एटम्स नहीं कंबाइन कर रहा है, इसमें आयंस कंबाइन कर रहा है, लेकिन कोवलेंट कंपाउंड में नो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, देयरफॉर वो आयन एटम ऑफ आयन से वो कंपाउंड नहीं बना है, जिसके कारण डिसॉल्व होने के बाद भी उसमें नो फॉर्मेशन ऑफ आयन है। इसमें क्या है, नो फॉर्मेशन ऑफ आयंस, बट
therefore बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, नो ग्लो ऑफ बल्ब। यह मैंने आपको एक तरह से एक्सपेरिमेंट बताया। एक्सपेरिमेंट इसलिए बताया कि ये जान लें आप कि किसी भी कंपाउंड को यदि आपको चेक करना हो कि आइदर इट इज आयनिक कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स, तो उसको आप डिसॉल्व कीजिए वाटर में। सबसे पहले तो ये होगा कि जो आयनिक कंपाउंड होगा वही वाटर में डिसॉल्व होगा और कोवेलेंट कंपाउंड डिसॉल्व नहीं होगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, देयर इज सम एक्सेप्शंस, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, शुगर, एटीसी, वो डिसॉल्व हो जाते हैं। अगर डिसॉल्व हो भी गया तो आप उसमें सर्किट कंप्लीट कीजिए, जैसे इन दोनों में सर्किट कंप्लीट करने। यदि बल्ब ग्लो करता है तो गिवन कंपाउंड इज आयनिक कंपाउंड, और यदि बल्ब ग्लो नहीं करता है तो इट मींस गिवन कंपाउंड इज नॉट आयनिक कंपाउंड। इट मींस इट इज वेरी interesting and good method to identify the given compound is ionic or not. We can identify easily the given compound is ionic or covalent compound, easily check हो सकता है। समझ में आ गया आपको? इसमें रीजन मैंने ये भी बता दिया कि व्हाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और ये भी बता दिया एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे हाउ वी कैन चेक द गिवन कंपाउंड इज आयनिक और कोवेलेंट। ठीक है जी। तो अभी आपने देखा कि ये सॉल्युबल हो जाता है वाटर में। आप इस पॉइंट को भी लिख लीजिए। फोर्थ पॉइंट, it is soluble in water। ठीक है, it does not soluble in water, it does not soluble in water। उसके बाद क्या है? It is not soluble in organic solvent, it is not soluble in organic solvent, it is soluble in organic solvent, it is soluble in organic solvent। कि ये नॉट सॉल्युबल है इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और इट इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो आपने ये सारे डिफरेंसेस देखा और ये भी देखा कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड आयनिक है और कौन सा कंपाउंड आयनिक नहीं है। धन्यवाद।